डोंट फाइट विद द पिग, यू बोथ गेट डर्टी एंड द पिग विल लाइक इट। कभी भी फालतू के आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्ग्यूमेंट करने में ही मज़ा आता है। तो अगर आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे तो फिर कोई उसका नतीजा निकलेगा नहीं, प्रोडक्टिव कोई चीज़ निकलेगी नहीं, कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। और वो जो चीज़ है वो आर्ग्यूमेंट चलती ही रहेगी, एंडलेस आर्ग्यूमेंट रहेगी। और इससे आपको नुकसान होगा और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको खुशी मिलेगी। तो ऐसे सिनारियों में आप हार गए हो ये सामने घोषित कर देना, क्योंकि कभी कभार हार कर भी जीत मिल जाती है। तो जहाँ से कोई आउटपुट ना निकले तो वहाँ पर हार मान लेना ये सबसे अच्छा तरीका होता है जीतने का। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये डिस्कशन नहीं है तो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बेमतलब का आर्ग्यूमेंट हो रहा है जहाँ पर सामने वाला व्यक्ति समझना ही नहीं है, तो वहाँ पर छोड़ देना एंड वहाँ पर आप हार मान लेना, आप खुद सब कुछ ये कर लेना एंड देन हाँ वहाँ पर आप गंदे होने से बच जाओगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 21 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखेंगे। अब उससे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपके सामने जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है, जो रेड इसमें मार्क की भी आपको नजर आ रही है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। MM एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और बहुत सारे जो कोर्सेस है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 आपको मज़ा आ जाएगा। और काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइजेस में है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। इसीलिए डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल्स में क्या खास है। तो अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें होम सेल्फ टेस्ट कोविड के लिए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें पहला ये किस तरीके से टेस्टिंग होती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन यहाँ पर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो है उसकी एडवाइजरी गाइडलाइंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए एयरबॉर्न आप सभी को पता है क्या होता है। जब से कोविड एयरबॉर्न ने घोषित किया गया, बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल, मतलब न्यूज़ चैनल बोलने के बजाय जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स है ना, जो न्यूज़ का ही आजकल काम कर रहे हैं, उन्होंने सारी सीरीज इस पर लगा दी थी, छोटी छोटी कमेंट्री भी वहाँ पर बताई जा रही थी। तो आपको उसके बारे में पता होगा ही। तो ये जो चीज़ है वो देखने को मिलती है यहाँ पर, एयरबॉर्न जो है उसके बारे में कुछ एडवाइजरी ये दिया गया है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन इसको इशू करता है ना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि प्रीलिम्स में खासकर अगर आपको कोई भी आता है स्टेटमेंट तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो आज कुछ भी खास नहीं है। मतलब अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, यहाँ पर यूपी प्रॉब्लम अगेन वही। देखिए क्या है कि हमें सारी चीज़ें, सारे जो इतने भी एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, आज द हिंदू में भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, देन उसके बाद जो इतना ट्रांसमिशन हो रहा है, इतना जो हमें सेकेंड वेव देखने को मिल रही है, तो वो किसी राज्य में अगर उसको सही ढंग से नहीं लिया जा रहा है तो वो हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीजन सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रहा है। अब सारे एडिटोरियल्स इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अलग अलग टाइटल के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू, इसी के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज जो एक अलग से हमें खास देखने को मिलता है वो बेसिकली ये वाला है। इसमें हमें एक जो एक्ट है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर अगर हम देखते हैं अरेबियन सी में काफ़ी सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो वही आपको बस पता रहना चाहिए क्यों इतने साइक्लोन्स आ रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, अरेबियन सी में कम आते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोन जब आया था उस टाइम पे हमने वो चीज़ कवर की थी। देन ये जो है ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आइडियाज़ पेज पर आते हैं तो यहाँ पर भी टुगेदर अगेंस्ट कोविड, वही जैसा मैंने आपको कहा, कोविड के अगेंस्ट में कितना यार हो गया, अभी वही चल रहा है कितने टाइम से, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे इसमें जो चल रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन एंड देन उसके बाद कोविड की वजह से जो आफ्टर कोविड इम्पैक्ट है वो एक बहुत अच्छे तरीके से एडिटोरियल्स में दर्शाया जा सकता है कि इन्फ्लेशन एंड, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है।
मतलब अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर बेसिकली किस तरीके की चीज़ चल रही है, हमारे यहाँ पर जो डिमांड शॉर्टेज है वो देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर कैसा है कि जब डिमांड शॉर्टेज चल रही है तो फिर कैसे हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है तो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और कोविड का इम्पैक्ट जो है वो हमें आने वाले 1 साल तक तो देखने को मिलने ही वाला है। तो कैसे हम इसको बढ़ाएंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए, टेक्निकल एस्पेक्ट से चर्चा करते हुए अगर एडिटोरियल लिखे जाए ना तो फिर मज़ा ही आ जाए। पर वैसे एडिटोरियल आज मतलब रिसेंट टाइम्स में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्टिल हंगरी, वही सारी चीज़ें। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू का जो आज हाल है वो तो मतलब इससे भी बेकार है, इंडियन एक्सप्रेस से ही बेकार हाल है। इसमें अगर आप देखोगे तो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने देखा हुआ है बहुत ही बुरा है। वहाँ पर बेड्स नहीं है, अरे पापा, पर बात ये है कि अगर बेड्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इससे ही पूरी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट होती थी। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे बेड्स होते थे, तो क्या उससे पूरी समस्या सॉल्व हो जाती? अगर ऐसा होता तो फिर जो फॉरेन नेशंस है वहाँ पर इतना बुरा इम्पैक्ट जो है कोविड का कैसे पड़ता, है ना। तो ये जो है ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो कितने भी अगर आप बेड बना लोगे, क्या आपके पास इतने बेड अवेलेबल हो सकते हैं जितनी पॉपुलेशन है ना। हमारे पास बेड जो है वो इस इमरजेंसी की तरह अवेलेबल रहना काफ़ी मुश्किल होता है, किसी भी कंट्री में मुश्किल होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करना तो बट ऑब्वियस है, इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना मिनिमल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उससे भी काफ़ी कम है। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशो कितना होना चाहिए, नर्स टू पेशेंट रेशो कितना होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पर बहुत कम है एज रिकमेंडेड बाय WHO। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है अलग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो हम एजुकेशन या हेल्थ के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं आता है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है इकोनॉमी सर्वाइव करेगी क्या कोविड के बाद, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि हमारा, जैसा मैंने आपको कहा, डिमांड की वजह से हो रहा है ना, जो डिमांड है उसकी वजह से प्रॉब्लम समस्याएं जो है वो क्रिएट हो रही है। जैसे कि क्या है कि पहले बार में अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम में सप्लाई का प्रॉब्लम आ रहा था, सप्लाई अवेलेबल नहीं हो रही थी। लेकिन आज सप्लाई का जो शॉर्टेज है वो तो है ही, लेकिन डिमांड का भी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। लोग खरीद नहीं रहे, लोग खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बाकी कुछ खास नहीं आता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए सबसे इजी मैं तरीका आपको बताता हूँ। हमने एकेडमी ऐप पर गवर्नेंस कोर्स मैंने कवर किया हुआ है। गवर्नेंस कोर्स में व्हाट इज़ गवर्नेंस वो मैंने कवर किया हुआ है, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस मैंने कवर किया हुआ है, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस मैंने कवर किया हुआ है, एंड उसी के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी मैंने वहाँ पर कवर की हुई है। तो वो अगर आप देख लोगे ना तो ये सारी जो एडिटोरियल्स इस पर आते हैं उसके कोई मतलब ही नहीं बनता है, वहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कवर की गई है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ऐसे लूप में आप मत फंसिए जो एडिटोरियल बार बार आपको वही स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ नया नहीं दे रहे हैं। ये उसी तरह है जैसा मैंने आपको कहा था ना कि मतलब वो जो पीक का मैंने आपको एक कोड बताया था, है ना, तो वो उसी तरीके का है कि अगर आप वही चीज़, जो वो लोग हैं पेपर वाले हैं उनको तो क्या है अपनी न्यूज़ बेचना है, तो जो लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा वो लोग बेचने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग तो वही दिखाते रहेंगे। लेकिन आप भी अगर वही पढ़ते रहोगे तो यू बोथ गेट डर्टी एंड न्यूज़ पेपर विल लाइक इट, है ना। हमारा एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, समझ लीजिए कि एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अगर आप व्यर्थ इस तरह गवाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये मेरा मोटिव रहता है। और आपने देखा है कि मैं कोई भी पॉपुलिस्टिक जो न्यूज़ होती है वो डालना भी काफ़ी अवॉइड करता हूँ। पॉपुलिस्टिक न्यूज़ मुझे डालना पसंद नहीं है। अगर उसमें कंप्लीट एनालिसिस अगर आपको कुछ मिल रहा है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मिल रहा है, तो वो न्यूज़ मैं डालने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो फिर तो मतलब इस तरीके की न्यूज़ भी मैंने देखी है। आज तो एक थंबनेल में मैंने कुछ तो भी देखा, कोई तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन सा चैनल था, लेकिन जो मतलब सुशील कुमार है ना, तो उस पर तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि उन पर जो चार्जेस लगे हैं। देन उसके बाद मैंने कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें कवर किए थे। लेकिन अभी हाल ही में मैंने मतलब कोई चैनल है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन वहाँ पर मतलब उसकी जो ये नहीं होता है कि अभी वो यहाँ पर दिखे, अभी वो वहाँ पर दिखे, देन उसका चाय पीते हुए दिखे, देन उसके खाना खाते हुए दिखे, देन उसके बाद वो गाड़ी साफ करते हुए दिखे, मतलब इस तरीके। खैर, तो क्या है, सब अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। एग्जैक्टली अगर मुझे बताना है तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि क्या है, ये आपका टाइम जो है वो खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टाइमिंग जो है उसको बचाना है, बचाकर आपको सारी चीज़ें जो है वो करनी है। ये आप ध्यान में रखिए, आप क्योंकि आप राइडर हो आपके लाइफ के, और सही तरीके से आप राइड करोगे तो सही आपका एक्सीडेंट जो है वो होने से आपका बच जाएगा। अब यहाँ पर हम बात जो है वो करने वाले हैं फर्स्ट होम सेल्फ टेस्ट फॉर कोविड। बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो अवेयरनेस पर्सपेक्टिव उससे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट होम सेल्फ टेस्ट कोविड के लिए आया है और ये किस तरीके से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वेडनेसडे को उन्होंने कंट्री का पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट जो है, जहाँ पर हम घर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो निकाला है। अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर हमें रैपिड टेस्ट करना है, अगर हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट करना है, तो हम जाते हैं लैब में, देन वहाँ पर हमारे नाक में वो पुंगड़ी डालते हैं, देन गले में डालते हैं, देन वहाँ से वो पूरा का पूरा निकालते हैं एंड देन उसके बाद वो टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि अब घर बैठे आपकी टेस्टिंग जो है वो हो पाएगी, है ना? ज़बरदस्त दिलचस्प चीज़ है ना? घर बैठे यहाँ पर हो पाएगी। एसेंशियली मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नेज़ल सैंपल है वो अब कोई भी घर पर कलेक्ट कर पाएगा, घर पर कलेक्ट कर पाएगा। जो बाहर जो सामने वाला व्यक्ति है वो कलेक्ट करता था, अब आप खुद यहाँ पर घर पर कलेक्ट कर पाओगे या आपके घर में अगर कोई रिलेटिव है वो भी यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे और घर पर आपको रिजल्ट पता चलेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब यहाँ पर सेल्फ टेस्ट किट जो है वो हेल्प कैसे करती है? सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टेट जो है वो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेबोरेटरीज है वहाँ पर काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ना? कि बहुत सारे लोग जो है लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। मतलब इनफैक्ट मैं जब टेस्टिंग के लिए गया था उस टाइम पर तो कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए थे एंड जो रिजल्ट है वो 2-2 3-3 दिन के बाद वो दे रहे थे। अब समझो कि अगर कोई क्रिटिकल स्टेज में है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डिनायल मोड पे रहते हैं कि नहीं यार, जो कोविड है उसकी टेस्ट करानी नहीं है, अगर पॉजिटिव आ गए तो फालतू साइकोलॉजिकल ये हो जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे कि भाई है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। अब क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक वो स्ट्रेच कर लेते हैं। देन जब बहुत तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती है, चेस्ट पेन होता है, उसके बाद वो टेस्ट कराने जाते हैं कि चलिए ठीक है चलो देख लेते हैं उसी की वजह से है क्या। देन रिजल्ट 2-2 3-3 दिन के बाद मिलती है। अब सोचिए कि आप ट्रीटमेंट शुरू कब होगी, है ना? तो ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आरटी-पीसीआर टेस्ट यहाँ पर कोविड-19 के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 से 4 दिन लग रहे हैं रिजल्ट आने के लिए। अब इसकी वजह से समस्याएं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ना? अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसमें भी डिले हो रहा है, प्लस ट्रीटमेंट जो होती है उसमें भी हमें डिले जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सेल्फ टेस्ट किट्स यहाँ पर पोटेंशियली गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो क्यूज लगती है, जो लाइन लगती है लेबोरेटरीज के बाहर, वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, है ना? जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बर्डन जो है मैन पावर पर, कि इतने सारे लोग वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लग रहे हैं, इतने सारी ये चीज़ें लग रही है, देन उसके बाद जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं वो लग रहे हैं, तो वो सब बर्डन यहाँ पर कम हो जाएगा। रिजल्ट जो है वो 3-3 4-4 दिन के बाद जो मिल रहे हैं अभी हमें यहाँ पर फटाफट देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन जो है वो भी यहाँ पर फटाफट प्रॉम्प्ट तरीके से हो सकता है, क्योंकि घर पर किसी को भी टेस्ट करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी एंड वो नॉर्मली भी टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर रैपिड रिजल्ट ऑल इन वन टेस्ट किट जो है यहाँ पर ल्यूकेरा हेल्थ के द्वारा यहाँ पर किया गया है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो किट क्या है, देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इसे कोविसेल्फ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कोविसेल्फ। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट किट जो यहाँ पर घर के लिए बनाई गई उसका नाम क्या है? कोविसेल्फ है। डेवलप किया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर एक कंपनी है। अब इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको नेजल स्वैब सैंपल लेना पड़ता है एंड देन वायरस के लिए टेस्ट करना पड़ता है। रिजल्ट जो है आपको 15 मिनट्स के अंदर अंदर मिल जाते हैं। अब ये किट अगर हम देखते हैं तो ये लगभग समझ लीजिए 250 रुपये कॉस्ट आती है। अगर हम आरटी-पीसीआर की बात करते हैं तो कई जगहों पर 400 रुपये, कई जगहों पर 1500-2000 तक के रेट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। मैंने खुद 1200 में टेस्टिंग कराई है, ठीक है, और उसका भी बहुत घपले जो है वो सामने निकल कर आए हैं। खैर, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूज़ कौन कर सकता है इसको, तो यूज़ की जब हम बात करते हैं तो आईसीएमआर जो उसने एडवाइस किया है कि ये सिर्फ जिनको सिम्टम्स है या फिर जो हाई रिस्क पर आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, तो फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हर कोई यहाँ पर आ गया है कि चलो यार टेस्ट करिए। जैसे हाँ, इसका हो गया ना जो ऑक्सीजन लेवल चेक करने का होता है ना? तो वो बहुत सारी जगहों पर घर पर लेकर आ गए एंड देन सभी उस पर ही लगे रहते हैं, जब 2-2 घंटे में ऑक्सीजन चेक करो, कुछ सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऑक्सीजन लेवल ज़बरदस्त चल रहा है, फिर भी 2-2 घंटे में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव आता है तो पर्सन जो उसको कंसिडर किया जाएगा कोविड पॉजिटिव, उसको फिर आरटी-पीसीआर जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ज़रूरी भी नहीं रहेगी। ये हम कंफर्मेशन मान लेंगे कि हाँ भैया ये तो पॉजिटिव है।
अब यहाँ पर टेस्ट जो है उसको सिंक भी किया जाएगा मोबाइल ऐप के साथ, क्योंकि एक मोबाइल ऐप जो है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि उसमें सीधी आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो लिंक कर दी जाएगी, एंड देन उसके बाद पता चल जाएगा कि हाँ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता है लेकिन अगर सिम्टम्स है ना, मतलब कुछ सर्दी है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, बुखार है, सिम्टम्स है लेकिन नेगेटिव आई है आपकी रिपोर्ट, तो उसको नेगेटिव मानना नहीं है, आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराना आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ मतलब पॉजिटिव आया तो कंफर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव आया सिम्टम्स है तो आपको एक बार आरटीपीसीआर भी करा लेना चाहिए। अब टेस्ट कैसे करोगे आप अपने आप को? तो इसमें किट अगर हम देखते हैं तो इसमें में प्री फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अलग ट्यूब होती है जिसमें हमें लिक्विड जो है वो भी देखने को मिलता है। ये एक होती है जिसमें सारा चीज़ें जो है वो हमें रखी जाती है, ये जो जिससे हम यहाँ पर स्वैब लेते हैं, है ना। देन उसके बाद नेजल स्वैब लेना पड़ता है, इस तरीके से नाक में घुसेड़ना पड़ता है, नाक के पूरा अंदर तक घुसेड़ कर फिर उसको थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है, एंड देन उसके बाद स्वैब जो है आपको मिल जाता है। एंड उसी के साथ एक टेस्टिंग कार्ड जो है वो मिलता है, एंड बायो हजार्ड बैग मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किट के साथ देखने को मिलती है। अब किस तरीके से रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताऊंगा, किट किस तरीके से दिखाई देती है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको कोवी सेल्फ ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको एंटर करने पड़ेंगे, एंड टेस्ट लेने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करना पड़ेगा, सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा। देन उसके बाद स्वैब जो है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, अपने नाक में घुसेड़ना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद जब तक वो अपने नेजल के बैक को टच नहीं करता है तब तक, एंड देन उसके बाद उसको सही ढंग से खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्वैब जो है उसको घुमाना है, देन उसके बाद उसको लिक्विड जो हमें देखने को मिल रहा है उसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। देन उसका रिजल्ट जो है 15 मिनट्स में आपको आ जाएगा। अगर इंसान कोविड पॉजिटिव है तो आपको 2 लाइन देखने को मिलेंगे। अब ये 2 लाइन कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके का हमें किट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको टी एंड उसी के साथ साथ सी जो है वो देखने को मिल रहा है ना। अगर यहाँ पर समझ लीजिए दोनों जगहों पर आपको जो लाइन है वो देखने को मिल रही है, इस तरीके से लाइन आ जाएगी, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव हो, ठीक है। एंड समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर एक ही हमें देखने को मिल रहा है सी के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव जो है वो हमें देखने को मिलेगा, एक ही अगर आ रही है। लेकिन समझ लीजिए कि अगर सही ढंग से आपको लाइन दिखाई नहीं दे रही है तो फिर वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये मतलब इनवैलिड जो है वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इफेक्टिव कितना इफेक्टिव है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं आरटीपीसीआर इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा है यार, तो क्या ही भरोसा करें। लेकिन खैर यहाँ पर सेल्फ टेस्ट जो है वो इफेक्टिव रहेगी आइसोलेशन नॉर्म्स के लिए, करेक्ट डेटा फीड करने के बाद। रिलायबिलिटी जो है टेस्ट की वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो है कि यहाँ पर इंसान जो है किस तरीके सैंपल ले रहा है, टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए कोई कोई लोग जो है वो सामने वाला व्यक्ति जब हम आरटीपीसीआर कराने के लिए जाते हैं तो नाक में सीधा घुसेड़ता है ना। और हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर अगर समझ लीजिए अपने हाथ में है तो हम खुद घुसेड़ पाएंगे क्या, नहीं घुसेड़ पाएंगे, क्योंकि दर्द होता है। तो हम हो सकता है कि पूरा अंदर जो हमें सैंपल लेना है वो सैंपल ना ले पाए, है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वायरल लोड कितना है सैंपल लेते टाइम, है ना, तो घर पे ही ले रहे हैं तो कभी भी थोड़ी सी सर्दी लग रही है तो उसमें भी करा, ये हो सकता है। यहाँ पर पॉपुलेशन डिसीज़ प्रिविलेंस जो है पॉपुलेशन में जब टेस्ट लिए जा रहे हैं तो वो किस तरीके के हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में बताए जा रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं कि यहाँ पर खुद घर पर इंसान जो है वो टेस्ट कर सकता है ना, हॉस्पिटल में विजिट करने के बजाय। अब इससे क्या होगा, इससे बट ऑब्वियसली जो रिस्क है ट्रांसमिशन का वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जब मैं टेस्टिंग के लिए गया था, जो लाइन लगी हुई थी, एंड वहाँ पर ऐसा था कि एक आदमी जो है इतना इतना ज़्यादा खांस रहा था, इतना ज़्यादा खांस रहा था कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शायद कोविड पेशेंट ना हो सकता था कि वो टीबी पेशेंट हो या कोई और जो बीमारी है वो वहाँ पर हो सकती थी। तो मतलब इस तरीके का लग रहा था, मतलब आप इंटेंसिटी समझिए कितना ज़्यादा हो रहा था। तो मतलब अगर वो कोविड है तो किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब इतनी ज़्यादा खांसी आती है तो इंसान मास्क भी निकाल लेता है, एंड देन वहाँ पर बिना मास्क के उस तरह की चीज़ जो है वो देखने को मिल रही थी। तो आसपास क्योंकि एयरबॉर्न है, आसपास जो भी ड्रॉपलेट्स है वो कितने तेज़ी से कितने दूर तक स्प्रेड हुए होंगे, एंड कहाँ कहाँ तक वो गए होंगे। तो ये जो रिस्क है ट्रांसमिशन का वो बहुत ज़्यादा होता है। स्वैब कलेक्शन जो है फेयरली सिंपल एंड क्विक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही, गले से भी निकालना पड़ रहा है, नाक से भी निकालना पड़ रहा है, नहीं, एक जगह से। इससे क्या होता है, ओवरऑल टेस्टिंग एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर बर्डन जो है लेबोरेटरीज पर वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लोग अब घर पे टेस्ट कर पाएंगे तो अब लेबोरेटरीज पे इतने लोग जो है वो नहीं जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगेंस्ट में जो लोग बोल रहे हैं या फिर इसके अगेंस्ट में जो हमें चीज़ें देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है रिजल्ट की वो एक मेजर कंसर्न है कि यार अगर ठीक है नेगेटिव आ रहा है तो कितने हद तक ये सही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कितने हद तक सही है, कि अगर नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव अगर गलती से आ गया
तो हो गया ना, वो तो लंबी लंबी ट्रीटमेंट ले रहा है, ज़बरदस्ती के एंटीबायोटिक, ज़बरदस्ती की डोजेस, वो सब उसके शरीर में जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि जो सैंपल है वो करेक्टली लिया ना गया हो, जैसा मैंने आपको कहा कि नाक में पूरी तरीके से घुसेड़ा ही ना हो, तो प्रॉब्लम हो जाता है। जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उसको ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि लोग जो है वो रॉन्ग एड्रेस डाल सकते हैं, अपनी डिटेल्स जो है वो गलत डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और इससे अगर आप शेयर करोगे तो दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सोवेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। अब देखिए, सोवेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आपने लेना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपका कॉल है। और अभी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको दिलचस्पी भी नहीं रहना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सोल्ड बॉन्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रहनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं सोवेन गोल्ड बॉन्ड का, तो यह है कि यहाँ पर डिमांड जो है फिजिकल गोल्ड की वो रिड्यूस की जाए। क्या होता है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है सोवेन गोल्ड बॉन्ड। मतलब क्या है, मतलब ये बॉन्ड है, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड क्या करता है, एक बॉन्ड मतलब समझ लीजिए एक छोटा सा एक पेपर है, ठीक है। अब ये जो पेपर है इसकी कुछ फेस वैल्यू है, समझ लीजिए 100 रुपये फेस वैल्यू है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप ये परचेस करते हो तो इस पर आपको अगर 10% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है कि ठीक है भाई, 1 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड है, 1 साल के बाद आपको 10% इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आपने ये 100 रुपये का परचेस किया, 1 साल के बाद आपसे 110 रुपये जो है वो मिले। ये नॉर्मली इस तरीके से बॉन्ड जो है वो काम करता है। अब गोल्ड बॉन्ड किस तरीके से काम करता है, गोल्ड बॉन्ड, ये जो बॉन्ड की कीमत होती है वो कीमत जो है वो होती है जो गोल्ड के प्राइजेस है। समझ रहे हो आप, गोल्ड की प्राइजेस जो है वही उसकी कीमत होती है, और उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी आपको प्रोवाइड करती है। हालांकि कम होता है लेकिन इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। एंड इसका फायदा ये कि जब आप इसको बेचोगे उस टाइम पर जो गोल्ड की प्राइस रहेगी उसमें वो बेचा जाएगा। मतलब समझ लो कि आप पेपर के फॉर्म में गोल्ड को रख रहे हो अपने पास, जिस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अगर आप फिजिकल गोल्ड लोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नहीं। अभी आपने गोल्ड ले लिया, समझ लो कि अगर 47,000 का रेट चल रहा है, 47,000 पे आपने गोल्ड ले लिया, एंड 1 तोला गोल्ड ले लिया, एंड देन उसके बाद उसको आपने रखा। समझ लो कि 5 साल के बाद वो 50,000, 55,000, 60,000 हो गए, आपने बेच दिया 60,000 में। गोल्ड बॉन्ड का क्या हो रहा है, आपने 47,000 में गोल्ड बॉन्ड लिया, उस पर आपको 10 साल तक इंटरेस्ट भी मिल रहा है, एंड देन जब वो 60,000 का हो रहा है तो आप 60,000 में गोल्ड बॉन्ड को बेच भी रहे हो। तो बेसिकली फ़ायदे जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, मैच्योरिटी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा, फिजिकल गोल्ड जो है, लोग जो है फिजिकल गोल्ड यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, है ना। तो डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर जो गोल्ड परचेस है वो यहाँ पर लोग शिफ्ट हो जाएंगे कि गोल्ड नहीं खरीदते हैं हम, वो क्योंकि गोल्ड क्या हो रहा है, हम इम्पोर्ट करते हैं ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा हम इम्पोर्ट करेंगे मतलब हमारे पैसों को हम बाहर भेज रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा डेफिसिट हो जाता है। देन जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो यहाँ पर लोग ज़्यादा ज़्यादा करेंगे। अब क्या होगा, सैलिएंट फीचर्स अगर हम देखते हैं, सैलिएंट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, बॉन्ड जो है वो इशू किए जाते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स निकालती है वो ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। इकोनॉमी लेक्चर जो हमने देखा है उसमें सोवेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ डिनोमिनेटेड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब 1 ग्राम जो है वो भी आप परचेस कर सकते हैं, 2 ग्राम, 10 ग्राम, जितना आपको परचेस करना है। टेनियर जो है बॉन्ड का वो होता है 8 साल का, मतलब 8 साल के बाद आप निकाल सकते, लेकिन हाँ आप जो ऑप्शन है एग्जिट का वो 5 ईयर्स के बाद से भी शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसमें कुछ टैक्स वैक्स का बेनिफिट कई जगहों पर मिलता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बॉन्ड जो है वो सोल्ड किया जा सकता है डीमैट एंड पेपर फॉर्मेट में भी। अब एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो रेसिडेंट इंडियन, यहाँ पर इंडिविजुअल्स बोलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलिए, ट्रस्ट बोलिए, यूनिवर्सिटीज़ बोलिए, सभी यहाँ पर ले सकते हैं। उसी के साथ आप कितना ले सकते हैं, कितना भी क्या, तो मिनिमम लिमिट तो देखिए 1 ग्राम से शुरू हो रहा है। मैक्सिमम लिमिट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअल्स को है 4 किलो, हिंदू अनडिवाइडेड को 4 किलो, ट्रस्ट वगैरह सब है 20 किलो हमें देखने को मिलता है। ये जो बॉन्ड है इशू किए जा सकते हैं एज अ कोलेट्रल फॉर लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट ही आ सकता है कि लोन्स के लिए कोलेट्रल रख सकते हैं क्या, जी हाँ रख सकते हैं। देन यहाँ पर रीजंस क्या है, लो रिस्पॉन्स का, इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसको क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे अगर हम कारण देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इमोशनली अटैचमेंट। क्या है कि जो गोल्ड होता है ना वो हमारे पास अगर फिजिकली अवेलेबल है तो बहुत सारे लोगों को उससे इमोशनली अटैचमेंट रहती है कि नहीं यार, मेरे को मतलब गोल्ड जो है ये इस तरीके से ही अच्छा लग रहा है, फिजिकली ही उसको रखना जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। इसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा फिजिकल गोल्ड रखना पसंद करते हैं। देन उसी के साथ साथ अनअकाउंटेड मनी, क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप जो बैंक है वहाँ से ले रहे हो। अब जब बैंक से ले रहे हो तो बट ऑब्वियसली कि यहाँ पर आप जो ब्लैक मनी उससे नहीं खरीद पाओगे।
है ना। जो गोल्ड है वो तो आप ब्लैक मनी से भी खरीद लोगे, तो ये अनअकाउंटेड मनी का इसमें नहीं ले सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए, है ना, इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी कम है, तो अट्रैक्ट नहीं करता है लोगों को। अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमें देखने को मिलते हैं। बेनिफिट्स इसके अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि बॉन्ड जो है ये सुपेरियर अल्टरनेटिव ऑफर करता है फिजिकल गोल्ड के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। रिस्क एंड कॉस्ट स्टोरेज जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। इन्वेस्टर जो है वो एश्योर्ड रहते हैं कि यहाँ पर जो मैच्योरिटी उस टाइम पर जिस तरीके से भी मार्केट वैल्यू रहेगी वो हमें यहाँ पर मिलेगी। बॉन्ड जो है वो समझ लीजिए कि जैसे ज्वेलरी मेकिंग जो चार्जेस होते हैं, प्योरिटी जो होती है उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन ये सब उससे मुक्त रहती है, क्योंकि बॉन्ड बॉन्ड है ना, उसकी प्योरिटी मतलब 100% है। बॉन्ड जो है वो हेल्ड किए जाते हैं आरबीआई बुक्स में, डीमैट फॉर्म में, जिससे कि यहाँ पर रिस्क जो है स्क्रिप्ट लॉस ऑफ स्क्रिप्ट वो भी यहाँ पर प्रिवेंट हो जाती है। देन कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो यहाँ पर रिडम हो जाता है, इंडिविजुअल हैज़ बिन एग्जम्प्टेड। तो ये बेनिफिट जो है वो हमें यहाँ पर इसके देखने को मिलते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो ये जो एक्ट है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। जो जर्नलिस्ट है उनके ऊपर अलग अलग तरीक़ों से NSA जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है, इसलिए मेंस में बोलिए प्रीलिम्स में बोलिए आपको इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए डिटेल में इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये जो एक्ट है ये क्या है। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये लॉ जो है ये एम करता है कि यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके के डिटेंशन होते हैं, ठीक है, मतलब हिरासत में लेना। एक होता है पुनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन मतलब क्या है, आपने कोई क्राइम किया एंड देन उसके बाद आपको सज़ा जो है वो दी जा रही है, ठीक है। मतलब समझ लो कि आप अगर छोटे जिस टाइम पर छोटे होंगे उस टाइम पर समझ लो कि आपने एक चॉकलेट जो है आपके पेरेंट्स से मना किया, लेकिन स्टिल आपने वो चॉकलेट जो है वो खा ली, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपको सजा दी, तो वो क्या हो गया, वो हो गया पुनिटिव डिटेंशन। आपके पेरेंट्स ने आपको सीधा घर में ये कर लिया कि आप बाहर जाकर चॉकलेट नहीं खाना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, समझ लीजिए कि आप शादी में गए हो, ठीक है, किसी की शादी में गए हो और वहाँ पर आपको एक स्टॉल दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे आइसक्रीम्स हैं, चॉकलेट्स रखी हुई है, ठीक है। आपके पेरेंट्स को शक है कि आप वो चॉकलेट जो है उस पर टूट पड़ोगे, जो आइसक्रीम है उस पर टूट पड़ोगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही आपको हाथ पकड़कर अपने साथ साथ रखना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब यही है कि जैसे अगर मैं अभी की बात बताऊँ तो समझ लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो अगर सीधा लेकर सामान जो है वो लेकर आ जाती है घर पे, तो फिर उसके बाद आपकी सैलरी से, ठीक है, तो मेन बात ये है कि आपके सैलरी से तो क्या है, फिर उसके बाद आपने उसको बोला, बोल तो नहीं पाओगे खैर, लेकिन फिर भी बोल दिया कि यार ऐसे ये बताना तो चाहिए था एटलीस्ट, ये क्या हो गया, ये पुनिटिव डिटेंशन हो गया। लेकिन आप मॉल में गए हो, आपको पता है कि यार कट सकता है आपका, तो आपने क्या किया, हाथ पकड़ के रोमांटिक मूड में चलते गए। उसके पीछे फाइनेंशियल रीज़न था कि हाँ उसको प्रिवेंट करना है किसी भी दुकान में जाने के। तो ये क्या हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो यहाँ पर क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी इंसान ने कोई क्राइम करने से पहले ही उसको हिरासत में ले लेना, डिटेन कर लेना, उससे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये जो भी, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया जाएगा, कोई क्राइम करेगा तो बट ऑब्वियसली हमारा सिक्योरिटी जो है कंट्री की उसको यहाँ पर थ्रेट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी थ्रेट यहाँ पर पोज हो रहा है हमारे सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को, उसको बचाने के लिए इसमें हमें 18 सेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है, ठीक है। ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को। देखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि वो इंडिविजुअल को डिटेन कर सकते हैं, है ना, जो इंडिया की सिक्योरिटी जो है उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा हो अलॉन्ग विद रिलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज। मतलब समझ लीजिए अगर कोई पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर कोई क्राइम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको यहाँ पर हिरासत में लिया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसमें लिया जा सकता है। अब क्यों, तो यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसके लिए जो सप्लाईज है एसेंशियल सर्विसेज कम्युनिटीज़ के वो यहाँ पर रहना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि फॉरेन नेशनल को भी ये डिटेन कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि फॉरेन नेशनल को भी डिटेन किया जा सकता है, जिससे कि जो प्रेजेंस है या फिर उसको एक्सपेल किया जा सकता है कंट्री में से। क्लियर है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोविजंस की। तो प्रोविजन में सबसे पहले तो हम डिटेंशन की बात करेंगे, डिटेंशन में क्या क्या होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो पावर जो है यहाँ पर डिटेन करने की किसी इंडिविजुअल को पुलिस कमिश्नर को है, प्लस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी है,
दोनों में से कोई भी यहाँ पर कर सकता है। तो अगर आप आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो तो समझ लीजिए कि आपको भी यहाँ पर पावर रहेगी कि आप डिटेन कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा है कि किसी को भी पकड़ के डाल दिया है ना, कि आपका मन किया यार ये ना ये जो है ना ये व्यक्ति ने जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी या कर रहा था ना, तो ये व्यक्ति ने बहुत मेरे ऊपर ये ताने थे, है ना, ताने मारे थे, तो इसको सीधा इसमें ही डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है तो यहाँ पर डिटेन इंडिविजुअल जो है इन्फॉर्म किया जाना चाहिए उसका ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, क्यों उसको डिटेन किया जा रहा है 5 दिनों के अंदर अंदर, या फिर उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 10 दिनों तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। तो ये तो यही होता है मोस्टली, एक्सटेंड ये होता है। और देखिए अथॉरिटी जो है उनके पास ये अधिकार है कि वो फैक्ट्स डिस्क्लोज ना भी करें अगर जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो वो डिस्क्लोज ना भी करना चाहे तो डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे। तो ये भी एक अधिकार जो है हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड जो है डिटेंशन का वो 12 महीनों का दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी कैच है, यहाँ पर भी कैच क्या है कि यहाँ पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ऑर्डर वो मॉडिफाइड या रिवोक किया जा सकता है इससे पहले भी, मतलब 1 साल के पहले भी, और उसी के साथ एक्सटेंड भी किया जा सकता है इनडिफिनेटली 12 महीनों के बाद भी। तो आप समझ रहे हो, मतलब एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। देन ग्राउंड जो है डिटेंशन के वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में एक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, अगर उसका प्रेजेंस जो है किसी फॉरेनर इन इंडिया उसके अगर एक्सपल्शन, उसको भगाने की कोशिश, उसको यहाँ पर कोई क्राइम कराने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी रहेगा। पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर उसको हिरासत में लिया जा सकता है। सप्लाई एंड सर्विसेज जो है एसेंशियल टू द कम्युनिटी, तो उसका भी यहाँ पर अगर कोई डिसरप्ट करने की कोशिश करे तो उसके लिए भी उसको डिटेन जो है वो किया जा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड हमें देखने को मिलता है कि डिटेंशन जो अगर वो किया गया है तो एडवाइजरी बोर्ड की तरफ उसको रेफर करना पड़ेगा 3 वीक्स के अंदर अंदर, डिटेंशन होने के बाद 3 वीक्स के अंदर अंदर। ये जो एडवाइजरी बोर्ड है उनको अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी 7 वीक्स के अंदर अंदर डिटेंशन के बाद। देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक या उससे ज़्यादा भी एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर करना चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड में 3 व्यक्ति रहेंगे जो क्वालिफाइड रहेंगे यहाँ पर जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सीधे इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके लिए रहना चाहिए 3 व्यक्ति। डिटेन्ड पर्सन जो है डज नॉट हैव राइट टू बी लीगली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, यहाँ पर लीगली रिप्रेजेंट करने के लिए डिटेन्ड व्यक्ति जो है उसके पास अधिकार नहीं रहते हैं। और जो बोर्ड है प्रिसाइडिंग्स आर नॉट ब्रॉड पब्लिक एंड रिपोर्ट आर कॉन्फिडेंशियल। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट जो है उसको कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर रखा जाता है। एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पर एनालाइज करती है कि ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। अगर एडवाइजरी बोर्ड को ऐसा लगता है कि वो सफिशिएंट है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन को कंफर्म करेगी, ठीक है। लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट ग्राउंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है डिटेंशन को, गवर्नमेंट जो है वो डिटेन को रिलीज भी कर सकती है कि जाओ भैया जी लो अपनी ज़िंदगी, इस तरीके से। देन कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। ये क्यों? क्योंकि सेक्शन 16 जो है वो ये कहता है कि लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट में, अगर जो भी उसने एक्ट किया है गुड फेथ में किया है। समझ लो कि अगर आप जो गर्लफ्रेंड को लेकर, वही एग्जांपल देखते हैं, गर्लफ्रेंड को लेकर आप मॉल में निकले, है ना, और आप हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हो कि यार ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कि यार कोई भी शॉप में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन समझ लो आपकी गर्लफ्रेंड को जाना ही नहीं होगा या आपकी वाइफ को जाना ही नहीं होगा, है ना, तो इसमें आपने क्या किया, आपने आपको सज़ा होगी क्या कि फिर भी आपने क्यों हाथ पकड़ पकड़ के, नहीं, इसमें क्या रहेगा, इसमें ऐसा रहेगा कि हाँ आपने गुड फेथ में किया है ना, आपने गुड फेथ में किया है इसलिए आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी। उसी तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी को डिटेन किया भी है कि ये समझ कर कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, लेकिन अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करना भी नहीं हो, वो गिल्टी भी ना हो, इनोसेंट हो, स्टिल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो गुड फेथ में किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमें एक मतलब इसी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है कि वो बोल देंगे यार हमने तो गुड फेथ में किया था, हमको थोड़ी पता था, है ना। एनएससी को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्रिटिसाइज बट ऑब्वियसली इसलिए किया जाता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंडिविजुअल अगर अरेस्ट होता है तो फंडामेंटल राइट के तहत उसके अरेस्ट भी गारंटीड रहती है कि उसको बताया जाए, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने रखा जाए, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। इसमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रहता है। देन उसके बाद सेक्शन 50 जो है सीआरपीसी का मैंडेट करता है कि इंडिविजुअल जो है उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, बेल का अधिकार भी उसको मिलना चाहिए। सेक्शन 56, 76 सीआरपीसी का प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को कि वो कोर्ट के सामने 24 आवर्स के अंदर रखे जाए। लेकिन ये कुछ भी यहाँ पर अलाउड नहीं है एनएसए में, है ना, मतलब फंडामेंटल राइट जो है वही उसका कर्टेल हो रहा है। तो ये हमें देखने को मिलता है, मतलब फंडामेंटल राइट को ये एक्ट कर्टेल करता है।
एक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट ने गलती से किसी को गलत तरीके से डिटेन कर दिया तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है, हमने तो गुड फेथ में किया था, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस जो लिमिटेशंस है वो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को कि वो लॉज आर्बिट्रेली इस्तेमाल करे बिना कोई रीजनेबल कॉज के। चलो यार, मन कर रहा है हम कर लेंगे, मन कर रहा है कर लेंगे, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये है ये एक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस पर आपको बहुत सारे जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो देखने को मिलेंगे। और MM Academy ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।